पहले ऑपरेशनल लेवल में अपने पास P1, F1, E1 तीन पेपर है, सब 100 मार्क्स ईच। तीनों पेपर में अभी प्रेजेंटली सिस्टम है तीन पार्ट्स, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। सेक्शन ए 20 मार्क्स, सेक्शन बी 30 मार्क्स और सेक्शन सी 50 मार्क्स। तीनों पेपर में इसी सिस्टम से पेपर आता है। 20 मार्क्स के अंदर देयर विल बी 2 मार्क्स टू 4 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। जनरली अगर पास्ट एक्सपीरियंस देखें तो एग्जाम में 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन रहता है, मतलब 2 मार्क्स वाला 10 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चंस। 10 क्वेश्चन में से करीब 7 to 8 में मल्टीपल चॉइस रहते हैं, मतलब यू विल बी गिवन ABCD 4 ऑप्शंस, यू हैव टू सेलेक्ट द करेक्ट वन। लेकिन कोई एक दो ऐसा होता है जिसमें आपको आंसर लिखना पड़ता है, शॉर्ट में ही लिखना है, 2 लाइन ही, लेकिन एक दो ऐसा होता है जो आपको याद रहना चाहिए, आपको लिखना है। यानी कि दिस इज स्कोरिंग कि आप 20 आउट ऑफ 20 स्कोर कर सकते हैं अगर आपने सब राइट किया तो। 30 मार्क्स के अंदर देयर विल बी 6 क्वेश्चंस 5 मार्क्स ईच, 6 क्वेश्चंस 5 मार्क्स ईच, यानी कि 5-5 नंबर का छोटा छोटा क्वेश्चन होता है। कुछ क्वेश्चन ऐसा होता है, कोई शॉर्ट सिनेरियो दिया हुआ है, वो सिनेरियो के बेसिस पे वो लोग ABCD 3-4 क्वेश्चन दिए हैं। कोई में डायरेक्टली पूछा हुआ है कि मान लीजिए इन्वेंट्री वैल्यू कैसे किया जाता है, FIFO मेथड क्या है, ऐसे करके भी क्वेश्चन है। 5-5 नंबर का 6 क्वेश्चन। और 50 मार्क्स के अंदर देयर विल बी 2 क्वेश्चंस 25 मार्क्स ईच। 2 क्वेश्चंस 25 मार्क्स ईच में ऑलवेज एक सिनेरियो दिया रहेगा 1-1.5 पेज का, चाहे P1 हो, चाहे F1 हो, चाहे E1 हो, और उसके ऊपर बेस करके जनरली दे गिव 3 क्वेश्चंस, 10 मार्क्स, 10 मार्क्स, 5 मार्क्स, मतलब 25 नंबर के अंदर 3 पोर्शन। तो एक क्वेश्चन में 3 रहेगा, दूसरा में 3 रहेगा। लेकिन पूरा पेपर में कहीं कोई चॉइस नहीं, 20 मार्क्स से पूरा, 30 मार्क्स से पूरा, 50 मार्क्स से पूरा, कोई चॉइस नहीं है। फुल पेपर जितना 100 नंबर का दिया हुआ है सारा सॉल्व करना है, ठीक है। अपने को एग्जाम पास करने के लिए सबसे मेन बात यह सोचना है कि हम पूरा 100 नंबर का पेपर करके आए, 100 मार्क्स। मेरे को पेपर 1 नंबर का भी छोड़ना नहीं। इतना बोलने के बावजूद भी स्टूडेंट नॉर्मली सब कोई छोड़ के ही आते हैं, लेकिन हम आज बोल रहे हो, और करीब 20 बार हम ये बात बोलते हैं, एग्जाम के दिन भी लास्ट में जब आप एंट्री करते रहेंगे बाहर यही बोलूंगा, छोड़ना मत, पेपर आपको छोड़ना नहीं। आपको हर समय अपने वॉच पे, घड़ी पे ध्यान रखना है कि मेरे को इस सम में कितना देर लगना चाहिए, उतनी देर में अगर सम नहीं हुआ मेरे को उसको पास ऑन करके नेक्स्ट वाले में चला जाना है, जगह छोड़ देने का है। अपना एक पेज छोड़ दिए, बाद में दिमाग में आएगा तो करेंगे, लेकिन अपने उसी में डबल टाइम लगा दिए, ट्रिपल टाइम लगा दिए, वो हुआ भी नहीं और बैलेंस अपना पेपर भी छूट गया। दैट इज द वन ऑफ द मोस्ट रीजन टू फेल। अगर पास होना है पूरा 100 नंबर का पेपर करना होगा, छोड़ना नहीं। 100 नंबर का पेपर करने के टाइम पे एटलीस्ट एक्यूरेसी क्या रखना है, 50%, बिकॉज आपको हर एक पेपर में 50 नंबर लाना है। यहां एग्रीगेट कुछ नहीं होता है, इन ईच इंडिविजुअल पेपर यू हैव टू स्कोर 100 आउट ऑफ 50। इंडिविजुअली 50-50-50 यू विल बी डिक्लेयर्ड पास। तो आपको ऐसा सोचना है कि जब आंसर लिख रहे हैं एटलीस्ट वो आधा तक तो राइट हो, जिससे पास का तो गड़बड़ी ना हो, और अगर उससे और ज्यादा राइट होगा यू विल गेट मोर मार्क्स। कोई भी क्वेश्चन का आंसर देते वक्त मन में इतना कॉन्फिडेंस रखना है कि एटलीस्ट आई कैन राइट 50% राइट। हर जगह ये प्रिंसिपल फॉलो करेंगे। तीसरा, अगर अपने को पेपर नहीं छोड़ना है तो अपने को रूल लगाना है 1 मार्क्स के लिए 1.8 मिनट्स, बिकॉज अपने को 100 नंबर के लिए 180 मिनट देना है, तो 1 नंबर के लिए 1.8 मिनट्स का रूल लगाना है। जनरली प्रॉब्लम कहां होता है, ये 25 मार्क्स वाला क्वेश्चन, बिकॉज दीज आर लेंथी क्वेश्चंस। ये नॉर्मली अगर आदमी स्पीड में भी करेगा ना 40-45 मिनट्स उसका लग जाएगा, तो 25 इंटू 1.8 करेंगे 45 मिनट्स ही होता है। और अगर वहां पर भी अपने थोड़ा लीनियंसी बरते, ध्यान नहीं दिए या आपने टाइम बेसी लगा दिए, पेपर छूट जाता है। तो मेन गड़बड़ी यहीं पर है। और ये सब जगह गड़बड़ी क्या है, मान लीजिए कोई क्वेश्चन 5 नंबर का आप सोच ही रहे हैं बैठ के, नहीं हो रहा है, आगे बढ़िए ना, डू वॉट एवर यू नो। अब पेपर अगर आता है तो हम लोग क्वेश्चन, पेपर 3 आवर्स 20 मिनट्स का है, 20 मिनट्स रीडिंग टाइम है एंड देन 3 आवर्स आपको लिखना है। उस 20 मिनट्स में आपको यह सोचना है कि हम पेपर में मल्टीपल चॉइस वाला बाद में देख लेंगे, बिकॉज वो तो वैसे भी स्ट्रेट कट है, उसमें टाइम क्यों वेस्ट करेंगे। 20 मिनट्स हम इन दोनों को देखेंगे।
पार्ट बी और पार्ट सी में क्या क्या क्वेश्चन है, सिनेरियो क्या है, पार्ट सी में पूरा क्या लिखा हुआ है, एटलीस्ट हम पार्ट सी में जो 2 सिनेरियो दे उसको रीड कर पाए, पार्ट बी के अंदर अगर कोई सिनेरियो है उसको रीड कर पाए, और 20 मिनट्स में दूसरा बात ये देखना है कौन सा मेरे को सबसे अच्छे से आता है, इस पेपर में क्या है जिसमें हम बेस्ट हैं। हर स्टूडेंट का अपना अपना क्वालिटी होता है, कोई चैप्टर अच्छा लगता है, कोई, लेकिन ऑलवेज वी शुड स्टार्ट विद दैट पोर्शन इन विच वी ट्रीट आवरसेल्फ एज द बेस्ट इन द गिवन एग्जाम। बिकॉज जब आप अच्छा क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे शुरू में 10, 15, 20 आधे घंटे में आपका अच्छे से पेपर गया है, तो ऑब्वियसली पास होने का चांसेस बढ़ जाता है। और अगर आपने शुरू में ही गलत क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया जो हो नहीं रहा था, तो आपको जो आता था वो भी गड़बड़ होता है। नॉर्मली ऐसा देखा गया है, जब भी अपने एग्जाम देते हैं तो अपने सेकंड या थर्ड क्वेश्चन सबसे अच्छे से कर पाते हैं। इवन दो मान लो पहला क्वेश्चन हम कर रहे हैं वो मेरे को अच्छे से आता है, लेकिन उस समय वैसा बोल रहे हैं ना कि बैटिंग करने आया 2-4 बॉल प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो शुरू का फर्स्ट क्वेश्चन अच्छे से आने के बावजूद भी वो तरह से आंसर हो नहीं पाते, लेकिन सेकंड, थर्ड, फोर्थ का आंसर बहुत बढ़िया होता है, और लास्ट जाते जाते क्या होता है, डिटोरिएशन चालू रहता है। लास्ट में तो अपने हम समय ही नहीं रहता, टाइम ही नहीं रहता, जो तो लिख के आ गए। लेकिन अपने को ऐसे चेष्टा करनी है कि जो क्वेश्चंस मेरे को अच्छे से आता है उसको भी मैं टाइम के अंदर या वहां टाइम बचाने की चेष्टा करूं, जिससे कि जब लास्ट में मेरे को उल्टा पुल्टा लिखना पड़ेगा समय प्रॉपरली बचे। और ऐसा मेरे से भी नहीं हो पाता है वैसे कि अपने एटलीस्ट 5 मिनट लास्ट में एक बार रिवाइज करने के लिए हमने कहीं कुछ छोड़ा है कि नहीं छोड़ा है। जिस पेपर में ऐसा होता है वो अच्छा जाता है, जिस पेपर में एग्जामिनर अपने से छीनते रहता है वो खराब ही जाता है, बिकॉज अपने 3 घंटा में उसको ठीक से कर नहीं पाए। यानी कि एग्जाम देने के टाइम पे ये सब बातों को थोड़ा फोकस करना है कि मेरे को 20 मिनट में क्या करना है, और 3 आवर्स में मेरे को 1 मार्क्स के लिए 1.8 का रूल फॉलो करना है। अगर हम ये रूल फॉलो करेंगे डेफिनेटली वी विल पास। मतलब आपको इन तीनों पेपर को पास करने से नेक्स्ट ईयर 2015 में इन तीनों के बदले 4 पेपर हो जा रहे हैं। हर एक ग्रुप के अंदर 4 पेपर्स हैं, ऑपरेशनल 4, मैनेजमेंट 4, स्ट्रैटेजिक 4 पेपर का नाम क्या है? ये तीनों अलग अलग मल्टीपल चॉइस रहेगा, पूरा 100 मार्क्स, 100 मार्क्स इधर, 100 मार्क्स इधर, 100 मार्क्स इधर, बेसिकली 60 मल्टीपल चॉइस विच वी हैव टू सॉल्व इन 90 मिनट्स। 1.5 घंटा का पेपर होगा। 60 मल्टीपल चॉइस को 90 मिनट्स में अपने को पूरा करना है। मल्टीपल चॉइस मतलब वहां पर भी 2-3 तरह का क्वेश्चन है, ऑप्शन दिया हुआ है, सेलेक्ट करना है, या फिलिंग द ब्लैंक्स करना है, या मैच करना है इसको इससे, सब तरह का क्वेश्चन है। नया सॉफ्टवेयर वो लोग बनाया है, आप अगर वेबसाइट पे रेफर करोगे सॉफ्टवेयर भी दिया हुआ है, हाउ इट विल रन, कि एग्जाम में बैठने के पहले यू शुड बी कन्वर्जन विद दिस सॉफ्टवेयर। लेकिन अभी मैं क्यों नहीं बात कर रहा हूं सॉफ्टवेयर वगैरह की, अपने को तो अभी नहीं देना है ना, नवंबर के बाद बात करेंगे, इसलिए मैं नहीं बात कर रहा हूं। खाली ये बात कर रहा हूं कि अगर मान लीजिए आपका P1 पेपर क्लियर नहीं हुआ तो नेक्स्ट ईयर आपको P1 का मल्टीपल चॉइस वाला 100 मार्क्स का पेपर देना होगा, 90 मिनट्स में 60 मल्टीपल चॉइस। इन तीनों को मिला के एक इंटीग्रेटेड केस स्टडी का पेपर होगा 100 नंबर का। तीनों पेपर को मिला के एक इंटीग्रेटेड केस स्टडी का पेपर होगा 100 मार्क्स का। इंटीग्रेटेड मतलब वो उसमें तीनों से रहेगा। जो इनका मल्टीपल चॉइस का एग्जाम होगा वो तो आप कभी भी दे पाओगे, उसका कोई डेट नहीं रहेगा, एनी डे यू कैन गिव। P1, F1, E1 हर पेपर का एग्जाम हर दिन होगा, जिसको जब देना हो बुक करना अपना पियर्सन सेंटर में, वहां जाके एग्जाम देना है, जैसे CBA का एग्जाम दिए वैसे ही। लेकिन इन तीनों का मिला के जो इंटीग्रेटेड केस स्टडी का एग्जाम होगा वो साल में 4 बार होगा, उसका डेट फिक्स रहेगा, वो हर समय नहीं होगा। इट इज 4 टाइम्स इन अ ईयर, मार्च, मई, सितंबर, नवंबर या अगस्त, मेरे को ध्यान नहीं है, 4 बार एग्जाम होगा। यानी कि इंटीग्रेटेड का ऑप्शन रहेगा 4 बार, और ये सब तीनों पेपर का ऑप्शन रहेगा एनी टाइम। और ऐसे ही आगे मैनेजमेंट लेवल भी है, ऐसे ही आगे स्ट्रैटेजिक लेवल भी है। लेकिन मान लो मेरा इन 3 में से नवंबर में कोई एक पेपर नहीं हुआ, तो मेरे को जो नहीं हो वो तो देना ही है, इंटीग्रेटेड भी देना होगा, उससे तो आप बचेंगे ही नहीं। यानी कि जो पेपर आपका नहीं हुआ वो और प्लस इंटीग्रेटेड दोनों का एग्जाम देना होगा। इसलिए इट इज नॉट एडवाइजेबल दैट वी लीव दिस ऑप्शन, खत्म कर दें हम नवंबर में, हमको नवंबर में पास करना है। एग्जाम नवंबर में 19, 20, 21 को है, डेट निकल चुका ऑलरेडी, 19, 20, 21 नवंबर को 3 दिन एग्जाम है, ठीक है। अब एग्जाम के लिए एग्जाम फॉर्म भरना है सितंबर 1st वीक में, भरने के लिए अभी भी भर सकते हैं, चालू है,
बट अपने सितंबर फर्स्ट वीक में भरेंगे। सितंबर 10 तारीख करीब 12 तारीख करीब लास्ट डेट होता है, वी विल फिल अप इस सितंबर फर्स्ट वीक सब कोई, ठीक है। एग्जाम एक ही जगह होता है तो उसमें साथ में भरिए मत भरिए, बैठना बगल में ही है, लेकिन कोई चीटिंग का स्कोप नहीं है, बिकॉज इतना बगल में नहीं बैठते हैं। हर एक जन को एक सेपरेट सीट दिया जाता है। सॉरी, अब हाँ अभी नवंबर तो यही चल रहा है, नहीं तो उसके बाद तो मल्टीपल चॉइस हो जाएगा। तो उसमें एक सेपरेट एक अलग से चेयर जैसे ये है ऐसे टेबल देता है एक एक जन को, तो एक जन के बाद दूसरा जन बहुत दूर बैठता है, कोई बातचीत का स्कोप नहीं है, यानी कि अपना अपने आप पूरा करना है, नहीं तो बस आ जाना है, नो चीटिंग स्कोप। तो जो एग्जाम होगा वो एक ही जगह होगा। अभी प्रेजेंटली एग्जाम एक्साइड मोड देखें, एक्साइड क्रॉसिंग, वहीं पर रोटरी सदन है, रोटरी सदन के अंदर एग्जाम होता है। दे में चेंज द सेंटर, बट अभी प्रेजेंटली 3-4 टर्म से वहीं एग्जाम हो रहे हैं, तो नवंबर में वहीं एग्जाम होने का जनरली चांसेस। और फिर नेक्स्ट ईयर से स्टोरी चेंज हो रहा है, तो रोटरी सदन से कोई मतलब नहीं है, लेकिन अपने चेष्टा करेंगे या प्रयास करेंगे कि ये तीनों पेपर हमारा नवंबर में क्लियर हो जाए। प्लीज अच्छे से अपने पढ़ेंगे, जरूर पास होंगे, कोई टेंशन नहीं। नॉर्मली मेरा इच्छा ये होता है कि जब सिलेबस खत्म हो जाए उसके बाद जो पेपर्स है, जितना भी पेपर्स है, अपने को पेपर्स इस सिस्टम के अनुसार 2010 से मिलेगा, बिकॉज 2010 के पहले जो भी पेपर्स था वो पुराना सिलेबस था, वो रेलेवेंट नहीं होएगा। 2010 से लेकर 2014 एंड तक, और 2015 में भी हो गया, सारा पेपर वेबसाइट पे है, A to Z। इंस्टीट्यूट का वेबसाइट पे सभी पेपर्स हैं, मतलब किसी से कहीं अरेंज नहीं करना, ऑल द पेपर्स आर देयर। उन पेपर्स का एक सीमा का बुक भी आता है, लेकिन क्या है कि मेरे को हमको खरीदने का मन था, लेकिन आई विल नॉट एडवाइज दैट यू विल बाय दिस, बिकॉज इसमें वही क्वेश्चन पेपर दिया हुआ, वही आंसर दिया हुआ है जो वेबसाइट पे दिया हुआ है। तो अपनी स्टडी मैट है, साथ में पेपर्स अपने क्या करेंगे, डाउनलोड कर लेंगे, अपने अपना लैपटॉप वगैरह रखेंगे, उसी में पेपर करेंगे। कोई पेपर अगर अपने को लगेगा कि ये ज्यादा बढ़िया, उसका प्रिंट आउट निकाल लेंगे, जिससे अपने को हेल्प रहेगा, लेकिन वही प्रिंट आउट निकालेंगे जिसकी जरूरत है, अदरवाइज अपने लैपटॉप से ही पढ़ लेंगे, बिकॉज ये लोग भी तो सब कंप्यूटर सिस्टम में ही जा रहे हैं। तो स्टडी का तरीका भी वही हो गया है कि जनरली आपको कंप्यूटर बेस्ड स्टडी करना है। जब हम लोग पढ़ते हैं, कोई कोई स्टूडेंट होता है बहुत जोश वाला, उसको आज हम पढ़ाया नहीं कि वो पहला दिन ही पेपर भी खोल लिया, ऐसा नहीं करेंगे। पहले हम लोग को पूरा सिलेबस कंप्लीट करने दीजिए, बिकॉज जब पेपर में क्वेश्चन आएगा, ऐसा थोड़ी ना है कि एक क्वेश्चन के अंदर एक ही टॉपिक इन्वॉल्व होगा, एक ही क्वेश्चन के अंदर हो सकता है 4 टॉपिक इन्वॉल्व है। तो अगर 4 टॉपिक इन्वॉल्व है और मैंने एक बताया, आप 3 वो जानते नहीं हो, तो आपको क्वेश्चन पढ़ के खराब ही लगना है, तो अभी पेपर खोलना भी नहीं, देखना भी नहीं। लेकिन जब हम लोग पेपर करने लगेंगे, मान लो देयर आर अराउंड अबाउट 20 पेपर्स, आई वॉन्ट टू ट्राई दैट कि पूरा 20 हम यहां सॉल्व कराएं, बिकॉज पढ़ने के बाद जितना ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, कॉन्फिडेंस ऑफ पासिंग इन द एग्जाम इंक्रीजेस। जितना कमती पेपर करेंगे उतना कॉन्फिडेंस डाउन होता है, इसलिए कॉन्फिडेंस को डेवलप करने के लिए पूरा 20 पेपर करने। उसमें मेरे तरफ से क्या होगा, मान लो हम 3 या 4 पेपर सॉल्व कराया पूरा लिखा के, अब हम एक्सपेक्ट क्या करते हैं कि स्टूडेंट 3 या 4 के अलावा बैलेंस 15-16 पेपर अपने आप करे। जहां जहां उसको डाउट हो मेरे से पूछते जाए। मान लो एक पेपर में इनका क्वेश्चन नंबर 1 डाउट है, आपका 2A डाउट है, इनका 3B डाउट है, तो एक एक पेपर ऐसे करके निकाले, उसमें जिसका जो जो डाउट है वो क्लियर किए, आगे बढ़ते गए। तो मैं क्या करता हूं, क्लास में 2-3 पार्ट्स में बांट देता हूं कि 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 5 साल है। मान लो 2 जन को बोला तुम 2011 का पेपर करोगे, 2 जन को बोला तुम 2012 करोगे, 2 जन को बोला 2013 करोगे, तो ऐसे करके अलग अलग टीम अपना अपना एरिया कर रहे। अब जो लोग 2011 का पेपर किए, उन लोग जो भी पूछ रहे हैं, ऐसा नॉर्मली ऐसा मान के चलते कि दूसरा स्टूडेंट का भी वहीं डाउट होता, तो जहां डाउट होता वो लोग पूछ ही लिए। फिर जब सबको अपना अपना एरिया जो मैंने होमवर्क दिया वो कर लिए, तो लास्ट में सबको एक दूसरा वाला भी कर लेंगे कि भाई इसके अलावा मेरे को कुछ पूछना है क्या। तो पहले मान लो मैं 2015 का, 2014 का 4 और एक 5 पेपर मैंने करा दिया। 4 किस लिए बोल रहा हूं, एग्जाम साल में 2 बार होते हैं, लेकिन रीसीट एग्जाम भी होते हैं। रीसीट एग्जाम अब तो कोई मतलब नहीं है, मान लो कोई मई में फेल हुआ, उसका एग्जाम हुआ, वो पास नहीं हुआ, तो उसको नवंबर तक वेट नहीं करना है। ही कैन रीसीट कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम इन सितंबर, तो ही कैन सेव 6 मंथ्स, और नवंबर में वो नया ग्रुप का एग्जाम दे सकता है। लेकिन अब तो डेली डेली एग्जाम होने लग जाएंगे, तो रीसीट का स्टोरी खत्म है। वो नवंबर के बाद रीसीट एग्जाम है ही नहीं, अब जनवरी 2015 से सीधा न्यू सिस्टम ही है। तो अपने को वेबसाइट पे हर एक साल का 4-4 पेपर मिलेगा,
2010 का 4, 11 का 4, 12, 13 और 15, 5 4 जा 20, और इस साल में 2 और 22 पेपर्स हैं। 22 में से आई विल सॉल्व 5 to 6 फुल्ली इन द क्लास, लेकिन फिर 4 साल का 4 करके जो बच गया, आई विल डिवाइड 4 ग्रुप्स कि आप इस साल का करिए, आप इस साल का, आप इस साल का, इस साल का, जिससे हम लोग सारा पेपर करके जाएं। और जितना ज्यादा पेपर्स करके जाएंगे, एग्जाम में पास होने की चांसेस उतनी बढ़ेगी। बिकॉज एक टॉपिक को आइसोलेशन में पढ़े, एग्जाम में वो टॉपिक के साथ बहुत सारे चीज मिलके पेपर्स में आ रहा है, तो हम एक साथ सब चीज को सोच पा रहे हैं कि नहीं, कितना लेवल तक सोच रहे हैं, मेरे दिमाग में कहां पर वो चीज है, कहां गड़बड़ी हो रहा है, उसको एनालाइज कर पाते हैं, अपना वीक एरिया को पॉइंट आउट कर पाते हैं, तो वीक एरिया पे बाद में फिर फोकस करेंगे, फिर से ध्यान देंगे कहां पर हमने ठीक से नहीं पढ़ा। कोई स्टूडेंट होता है जिन लोग कसम खा के रखा पढ़ेंगे ही नहीं, ना तो पेपर्स करेंगे, ना क्लास में आएंगे, रिकॉर्डिंग भी नहीं करेंगे, कैसे भी नहीं करेंगे, उनका माथा खाली खराब करना, तो उनका हम खाली सुनते रहते, दिमाग लगाता नहीं, और मेरे को पता भी रहता फेल होने वाला है। लाइक 23 में जो 5 फेल हुआ है, कोई बोले हमको मालूम था वो लोग फेल होंगे। एक बैंकर बैंक में काम करती थी, उसका कसम है कि वो पढ़ेगी नहीं, एनी उसको कुछ भी बोल दो, एग्जाम के दिन आ रही है, हम वहां खड़ा है, कुछ नहीं पढ़ के आई है। तो ऐसे कोई फ्री का एग्जाम नहीं है, बीकॉम नहीं चल रहा है कि आप जो तो करेंगे। उधर में जो 2 जन बाहर फेल हुआ, उसके साथ उसका फ्रेंड था, वो भी वैसे ही, दोनों जन यहां फेल हुआ। बाहर में 2 जन फेल हुआ, तो जो लोग फेल हुआ उसका फ्रेंड लोग बोल रहे भैया कल एग्जाम था ना, आप जितना भी क्लास भेजे, कुछ क्लास नहीं की, एक भी क्लास नहीं की, और हम लोग इसको लास्ट दिन कल एग्जाम के पहले पढ़ा रहे थे, तो क्या एक दिन पढ़ने से पास हो जाएंगे क्या? सो दैट वे दे फेल्ड। अगर आप थोड़ा सा भी डिवोशन लगाओगे, कोई चांस नहीं है फेल होने का, 100% यू विल पास। और जल्दी से पास होके अपने को कमाना है, आगे बढ़ना है, तो अपने को वेस्टेज नहीं करना है टाइम का। अपना टारगेट होना चाहिए कि नेक्स्ट ईयर जब 4 बार एग्जाम होने लग रहे, एटलीस्ट हम 4 बार नहीं तो नवंबर 2015 तक पूरा सीमा कंप्लीट कर लें। बिकॉज नवंबर में अभी फिर मई और नवंबर अपने को उसमें भी बहुत सारा ऑप्शन मिल रहे हैं, लेकिन नवंबर तक एक एवरेज स्टूडेंट इजीली क्लियर कर सकते हैं। एडवाइस है कि सीमा करने के बाद एक और कोर्स है ACCA यूके, सुने ना? ACCA यूके मतलब सीए का चार्ट, माने चार्टर्ड ऑफ यूके, लेकिन चार्टर्ड ऑफ यूके इज रिकॉग्नाइज्ड अप्रोक्सीमेटली इन टोटल ग्लोब, सब जगह का चार्टेड माना जाता है। उसमें क्या है, जितना है 85% पोर्शन एग्जम्प्ट है बिकॉज ऑफ सीमा। सीमा करने से 85% कोर्स एग्जम्प्ट है। 3 पेपर का एग्जाम देना है, एक बार में तीनों पेपर का एग्जाम दिया जा सकता है, यानी कि 6 महीना और लगाएंगे तो ACCA यूके भी हो गया। मतलब आपके पास चार्टर्ड डिग्री है सारे वर्ल्ड का, और आपके पास CMA के साथ जो 4 डिग्री मिल रहा है वो है ही है। तो जहां तक अब प्रॉब्लम ये आता है, कोई बोलता है भैया सीमा करने से कितना रुपए का जॉब मिलेगा, तो ऐसा थोड़ी ना, मान लो हम लोग सब कोई सीमा कर ली, सब कोई बराबर कमाएंगे क्या? कोई हो सकता है 20 लाख कमाएगा, कोई हो सकता है 5 लाख कमाएगा। ये थोड़ी ना कोर्स में लिखा हुआ है ये करो इतना मिलेगा, ऐसा तो नहीं है ना। अपना पर्सनल कैपेबिलिटी भी है, खाली पढ़ाई करके डिग्री लेने से तो पैसा नहीं आएगा ना, और भी बात होता है, अपने कैसे डील करते हैं, लोगों से बात कैसे करते हैं, अपने कितने अच्छे से काम करते हैं। पास तो आप हो गए, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है, यानी कि कहीं पर अगर रिक्वायरमेंट है आप अपना प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन कोट कर सकते हो कि हम ये किए हैं, लेकिन उसके बाद और बहुत सारा चीज होता है। अपने क्या बोल सकते हैं, एवरेज में जो लोग सीमा किए हुए वो लोग क्या अर्निंग्स करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ सीमा उनका सैलरी क्या है, तो अपने एवरेज में सोच सकते हैं अपना भी वही होगा। लेकिन एवरेज तो कम और बेसी दोनों को लेकर आता है, तो एवरेज तो कम वाले को लेकर भी है, बेसी वाला। वी कैन नॉट से कि सीमा करने से हम 50 लाख कमाएंगे, हम 2 लाख कमाएंगे, 5 लाख। वी से इफ वी प्रॉपरली स्टडी वी विल गेट अपॉर्चुनिटीज ऑन द बेसिस ऑफ सीमा। सीमा माई जॉब बोल के पोर्टल उनका अलग से, यू कैन अपलोड योर CD, वहां पर आपको जॉब रिक्वायरमेंट अपने आप आएंगे। और उसके साथ में अगर आपने ACCA भी कर लिया तो एक चार्टेड डिग्री भी हो गई, जो एथिक्स वगैरह और ज्यादा डिटेल में जाना है, थोड़ा ऑडिटिंग वगैरह पार्ट हो गया, जो चीज हम लोग यहां नहीं पढ़ रहे, ऑडिटिंग अपने सीमा में नहीं पढ़ते, तो वो थोड़ा सा पोर्शन रह जाता है जो कि अपने को ACCA में देना पड़ता है। तो ACCA करने से क्या फायदा है, जितना भी बाहर का फर्म्स है उनको भी तो ऑडिट वगैरह कराना है, चार्टेड से साइन कराना है, तो अपने पास साइनिंग अथॉरिटी आ जाएगा बाय गिविंग 3 पेपर्स। तो अगर अपने को जॉब नहीं भी करना हो, बाहर के फर्म का ऑडिट करेंगे, यहां से KPO खोल लेंगे, बहुत सारा ऑप्शंस खुलता है। इसलिए जो लोग मान लो CA वगैरह नहीं कर रहे, उन लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज आगे इतना ग्लोबलाइजेशन होने वाला है, कोई एक कंट्री कोई बात नहीं है। अपने अगर सीमा के साथ साथ ACCA 6 महीना में और कर ले, इट्स मोर देन इनफ फॉर आवर लाइफ। पूरा जीवन में और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है कॉमर्स रिलेटेड। हमारा ये है, बिकॉज हम सीमा कंप्लीट, मैं भी इस बार एग्जाम दिया था, लास्ट लेवल मेरा बाकी था, तो इस बार एग्जाम दिया, मेरा सीमा अभी हुआ है, हम ACCA देने वाले हैं।
बिकॉज एसीसीए करने से बेस्ट रहेगा, पूरा एकदम फ्यूचर सिक्योर्ड है। तो दैट इज माई एडवाइस टू आवर स्टूडेंट कि आप अपना नवंबर 2015 तक सीमा कंप्लीट करिए, बाय मई 2016 क्लियर एसीसीए यूके, दैट्स ऑल। और कुछ नहीं पढ़ना है आपने को, पढ़ाई के एरिया में सब कुछ हो गया। किसी का अगर सीबीए का कोई 1 या 2 पेपर बाकी है, 15 अगस्त तक क्लियर कर लेना है। नहीं करने से उनका वेबसाइट पे अपडेट नहीं होगा, नवंबर में एग्जाम देने ही नहीं मिलेगा। तो बाय लास्ट डेट 15 अगस्त, जब आप डेली पढ़ने आते हैं उस टाइम पे आगे पीछे मेरे से पूछ लीजिए, आएंगे ही क्लास में तो उस समय पूछ लेंगे, ठीक है। अब एक बार इनका सिलेबस में मैं जा रहा हूं, P1, F1, E1 के अंदर क्या क्या सिलेबस है, अपने किस तरह से क्लासेस कंप्लीट करेंगे, ठीक है। F1 के अंदर पूरा सिलेबस को जनरली 3-4 पार्ट में बांटा हुआ है। ऐसा है, एक पोर्शन है प्योर अकाउंटिंग। अकाउंटिंग मतलब कुछ IFRS, फाइनल अकाउंट बनाना, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना, वो 60% पोर्शन है। मतलब एग्जाम में 100 नंबर में से 60 नंबर उसी में से आएगा। दूसरा पोर्शन है टैक्सेशन। टैक्सेशन मतलब अपने कोई भी कोर्स, इंटरनेशनल कोर्स में हर कंट्री का टैक्स अलग है, इंडिया में अलग है, US, UK सभी में अलग है। और अपने तो कोर्स पढ़ रहे हैं जो 180 कंट्रीज में चलते हैं, तो अपने को ये नहीं सिखाया जाएगा कि इंडिया में टैक्स रेट क्या है, बिकॉज हम तो इंडिया का जानते हैं, हम दूसरा कंट्री है कहां से जानेंगे। जनरली टैक्स क्यों होता है, टैक्स क्यों पे करना पड़ता है, कोई भी गवर्नमेंट टैक्स क्यों चार्ज करती है, टैक्स सिस्टम क्या होता है, इस चीज को समझाया गया। मतलब एक जनरल चीज, व्हाई देयर इज टैक्स इन एनी कंट्री, उस चीज को समझाया गया। वो 25% पोर्शन है, मतलब 100 नंबर में 25 नंबर उससे आएगा। और 15%, 60, 25, 85%, 15% है जिसमें थोड़ा थ्योरी है, कॉन्सेप्ट्स ऑफ अकाउंटिंग, जो थोड़ा सा सीबीए में भी C02 में पढ़े थे, यहां थोड़ा ज्यादा डिटेल में है। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, कन्वेंशंस, प्रिंसिपल्स वगैरह। अकाउंटिंग क्वालिटी माने कोई भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट और क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, दैट इज 15% पोर्शन, दैट इज प्योर थ्योरेटिकल पोर्शन। 60% IFRS वगैरह को मिला के फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना, 25% टैक्सेशन और 15% थ्योरेटिकल पोर्शन, क्वालिटेटिव कन्वेंशंस, प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग, दैट इज 100 मार्क्स का F1। दूसरा है P1। P1 के अंदर है 30% जो सीबीए में पढ़े वो, 30% जो सीबीए में स्टडी किए वो, प्लस थोड़ा सा एक्स्ट्रा और। तो जो 30% पोर्शन P1 का है वो नॉर्मली हम सीए वाले क्लासेस के साथ कराते हैं, थोड़ा बहुत सीए इंटर, थोड़ा बहुत सीए फाइनल। और सीबीए वाला पोर्शन जनरली हम लोग सीए इंटर के साथ रिवाइज करते रहते हैं, बिकॉज अगर कोई जन सीधा ग्रेजुएशन के बाद इनरोल किया है तो उसने सीबीए का C01 पेपर का एग्जाम दिया नहीं, लेकिन वो सारा चीज यहां 30% में कवर्ड है। और अगर नहीं भी कवर्ड हो, उसका नॉलेज आपको जरूरत है, तो हम बोलते हैं कि आप IPCC जो सीए इंटर का बैच है उसमें आइए, जिससे आपका जो बेस है वो ठीक भी हो जाएगा। और प्लस अगर उससे कुछ आया एग्जाम में, क्योंकि 30% के अंदर कवर्ड है, तो वो आप सॉल्व भी कर पाओगे। कुछ थोड़ा बहुत क्लास उस 30% के लिए सीए फाइनल बैच में आएंगे। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, वेरिएंस एनालिसिस जो सीए फाइनल में सब आता है वो यहाँ ऑपरेशनल लेवल में आता है, तो उन लोग के साथ मैं सीए फाइनल के साथ पढ़ाता हूं कुछ 7-8 क्लास, यानी कि वो 30% हो गया। कॉस्टिंग मेथड्स, मेथड ऑफ कॉस्टिंग बोल के है, मार्जिनल कॉस्टिंग, वेरिएंस एनालिसिस, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, ये सब पोर्शन मिला के। फिर है 10% पोर्शन बजटिंग एंड फोरकास्टिंग। बजटिंग कॉस्टिंग है, वो भी सीए वाले के साथ करते हैं। फोरकास्टिंग, फोरकास्टिंग मतलब आपको फोरकास्ट करना है कंपनी की सेल क्या होगी, बचपन में कभी पढ़ा होगा, टाइम सीरीज, इंडेक्स नंबर वगैरह, थोड़ा सा उसका यूज है। फोरकास्टिंग उससे करना है, दैट इज फोरकास्टिंग एंड बजटिंग 10%। 30 और 10 40। 25% इन्वेस्टमेंट अप्रेजल। इन्वेस्टमेंट अप्रेजल मतलब एनपीवी, IRR, जो कि बेसिक सीबीए में खाली मेथड जाने थे, यहां पर वो डिटेल में है। नॉर्मली फिर से मैं बोलूंगा, जो सीए फाइनल में एसएफएम पेपर के अंदर एक होता है एफएम पेपर, उसके अंदर जो लेवल का क्वेश्चन आता है वो ऑपरेशनल लेवल में वो लोग देते हैं। और जनरली 25 नंबर के अंदर वो क्वेश्चन हर पेपर में, 25 मार्क्स वहीं पर डालता है वो लोग, यानी कि इन्वेस्टमेंट अप्रेजल 25 मार्क्स, तो 40 + 25 65 मार्क्स।
फिर एक सिंगल पेपर है रिस्क एंड अनसर्टेनिटी सब्जेक्ट, रिस्क एंड अनसर्टेनिटी एक टॉपिक है, वो 15% आता है, एक सिंगल टॉपिक। उसके अंदर डिसीजन ट्री एनालिसिस ये सब है। डिसीजन ट्री का सम सीए फाइनल से भी टफर आता है, मतलब उस लेवल का सम देता है जो कि फाइनल लेवल में भी नहीं आता है। तो कोई बोलेगा सीमा तो सिंपल है, सोच रहे हैं एक बार जो लैंग्वेज हम यूज कर रहे हैं। कोई प्रोफेशनल कोर्स इजी नहीं होता है, कोई प्रोफेशनल कोर्स में रिजल्ट 100% नहीं होता है। इंस्टीट्यूट का रिजल्ट आप वेबसाइट पे देखिए 20% ही होता है, 20-22। हम लोग यहां पर मोटा मोटी मेहनत करते हैं स्टूडेंट, और हम लोग तो 90% से ज्यादा, लेकिन जनरली स्टूडेंट पूरा कोर्स में 20% करीब ही पास होते हैं। और ये सभी प्रोफेशनल कोर्स का रूल है, नहीं होते हैं पास, स्टूडेंट ठीक से नहीं लिखते। तो 15% है रिस्क एंड अनसर्टेनिटी बोल के एक टॉपिक, यानी कि हो गया 65 + 15 80%। और 20% है शॉर्ट टर्म फाइनेंस। शॉर्ट टर्म फाइनेंस, फंड्स कहां से अरेंज करना चाहिए, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, डेटर्स मैनेजमेंट, कैश मैनेजमेंट, रिसीवेबल्स मैनेजमेंट, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, अलग अलग पोर्शन है। इसमें से मैंने जो बोला कि 30% पोर्शन जो शुरू वाला कॉस्टिंग वाला है वो सीए बैचेस के साथ करते हैं। जो शॉर्ट टर्म फाइनेंस के अंदर मटेरियल है, मटेरियल मैनेजमेंट, वो भी सीए इंटर में अभी चल भी रहा है, सीए इंटर के साथ करते हैं। उसके अलावा सारा पोर्शन मेरा और कोई दूसरा सीए बैचेस में होता नहीं है, वो हम लोग अलग से करते हैं। मतलब कुछ पोर्शन है से 35% अराउंड वी विल बी कवरिंग अलोंग विद द सीए बैचेस। मैं आपको बोलते रहूंगा, आप आओगे। और बैलेंस पोर्शन हम लोग सेपरेटली क्लास जो एक दिन करेंगे P1 उसमें करेंगे। E1 के अंदर 5 टॉपिक है, 5 एरिया, 5 टॉपिक नहीं है, 10 टॉपिक है, 5 एरियाज E1, ईच 20% वेटेज। प्रोफेशनल एग्जाम जो बाहर से किए जाते हैं, जैसे मान लो सीए कोर्स, सिलेबस में 20 टॉपिक है, इंस्टीट्यूट कभी नहीं बताएगा कि इस टॉपिक से इतना नंबर का एग्जाम में आएगा। लेकिन जो बाहर के जो भी प्रोफेशनल एग्जाम है, रूल है कि इस टॉपिक से इतना मार्क्स का पेपर में रहेगा। तो अगर कहीं पर ऐसा होता है जहां पर मार्क्स ज्यादा है, हम लोग फोकस वहां ज्यादा करते हैं कि भाई इससे एग्जाम में ज्यादा नंबर का आएगा तो पास होना अपने लिए अच्छा होगा, तो अपने उसको ज्यादा फोकस करते हैं। लेकिन E1 के अंदर सब जगह बराबर एरिया है। एक है ग्लोबल बिजनेस इन्वायरमेंट, 20 मार्क्स। ग्लोबल बिजनेस इन्वायरमेंट बोल के 2 टॉपिक है, 20 मार्क्स। दूसरा है क्वालिटी मैनेजमेंट, कि ऑर्गेनाइजेशन को क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए क्या क्या टेक्निक्स लगानी चाहिए, 20 मार्क्स। तीसरा है मार्केटिंग, अपने कोई भी प्रोडक्ट या सर्विसेज मार्केट में लाना चाहते हैं, किस तरह से हम लोग को उसको बेचना है, क्या मार्केटिंग टेक्निक अप्लाई करते हैं, 20 मार्क्स। चौथा है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, HR, कि अपने ह्यूमन बींग्स कोई भी स्टाफ को रख रहे हैं, कैसे इंटरव्यू लें, कैसे एडवर्टाइज करें, अपने उसको क्या काम दे जिसके उसको सेटिस्फेक्शन मिले, वो मोटिवेट हो, दैट इज ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, HR, 20 मार्क्स। 20 मार्क्स ग्लोबल बिजनेस इन्वायरमेंट, 20 मार्क्स क्वालिटी मैनेजमेंट, 20 मार्क्स मार्केटिंग, 20 मार्क्स ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, और 20 मार्क्स इंफॉर्मेशन सिस्टम। बिकॉज जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, इंफॉर्मेशन, IT, सॉफ्टवेयर कैसे अपने ऑर्गेनाइजेशन में डेवलप करें कि हर मैनेजर्स को इंफॉर्मेशन समय पे मिले, दैट इज इंफॉर्मेशन सिस्टम। सब मिला के ये 100 मार्क्स का है। तो हम लोग जो E1 वाला है, मान लो समझ लो हम 3-4 घंटा बोला, स्टूडेंट को बोरियत लगता है क्योंकि थ्योरी भी है ना। इवन दो आई विल मेक इट एज मच पॉसिबल इंटरेस्टिंग, ऐसे कि वो थ्योरी को एकदम बुकिस नहीं पढ़ के उसके अंदर क्या है उस चीज को समझे और अपने आप अपने को याद हो जाए। हम लोग पढ़ेंगे वैसे ही, लेकिन फिर भी जैसे जैसे मैं बोलूंगा कि घर में जाके इसको 4 बार 3 बार पढ़ लेना, कुछ शॉर्ट नोट्स लिखाया वो रेफर करने के लिए हो गया, थोड़ा E1 अलग तरह से पढ़ना एज कंपेयर टू P1 F1। E1 का स्टडी करने का तरीका अलग। तो अपने E1 हर दिन फ्राइडे को जो मैंने बोला 10:30 बजे अपने पढ़ेंगे। अपना टारगेट रहेगा अक्टूबर मंथ में सिलेबस कंप्लीट हो जाए। मेरा टारगेट रहेगा 10 दिन पहले ही, लेकिन हम कंजर्वेटिव प्रिंसिपल लेके चल रहे, अक्टूबर एंड तक सिलेबस कंप्लीट हो जाए और अक्टूबर एंड के बाद 10 नवंबर तक 10 दिन में अपने सारा पेपर कर लें। वैसे नॉर्मली मेरा अक्टूबर में पेपर भी खत्म हो जाता है, हम तो चाहते हैं हम नवंबर में बुलाए ही नहीं, लेकिन फिर भी कोई भी स्टूडेंट को कोई डाउट हो तो हम क्लास बीच में बोलते रहते हैं कि सपोज अक्टूबर एंड तक सारा पेपर भी मैंने करा दिया। अब मैंने सबको बोला कि आप 4-4 पेपर करके आइएगा, तो एक दिन में तो नहीं होगा, तो हम लोग 3-4 दिन का गैप में क्लास रखते हैं। फिर बाद में वापस से पेपर्स करके आए, कुछ रह गया तो हम लोग फिर 3-4 दिन का गैप में रखते हैं। यानी कि नवंबर महीना में कोई 1 या 2 क्लास ही रखते हैं। जनरली वी कीप इट कि अक्टूबर एंड तक सब कुछ खत्म हो जाए। एंड
नवंबर 19 तारीख तक मान लो हम लोग 2 या 3 क्लास किए, उसके बाद हम लोग कोई क्लास नहीं रखते हैं, क्योंकि स्टूडेंट को आने जाने का टाइम भी तो वेस्ट होता है ना। इसलिए एक साथ एक टाइम फिक्स कर लेते हैं कि इस समय क्लास करना। नॉर्मली जो लोग मेरे से पहले से सीबीए पढ़े हैं उनको पता होगा कि टाइम पंक्चुअलिटी 8:30 बजे यहां चालू हो जाएगा। कोई बारिश हो नहीं हो क्लास डेली होगा, जितना जोर बारिश हो फोन करने की जरूरत नहीं है, बोलेगा बारिश हो रहा है आना है। पानी भरने का सवाल है तो जहां हम रहते हैं वहां सबसे पहले भरते हैं, तो इसलिए उससे कोई मतलब नहीं है। अगर बाई चांस क्लास नहीं होगी, आपको खुद पर्सनली फोन जाएगा, स्टाफ फोन करेगा नहीं आना है, आपको फोन करके डिस्टर्ब किसी को नहीं करना है। क्लास होगी चुपचाप आना है, जो क्लास के टाइमिंग है उस टाइम पे हरदम क्लास होगी। मान लो दुर्गा पूजा है, सप्तमी अष्टमी नवमी तो भी होगी, ये समझ लेना, बिकॉज ऑप्शन नहीं है, इतना टाइम में कोई भी दिन मिस नहीं कर सकते। अगर अपने 15-20 दिन 1 महीना पहले चालू करते थे, कोई दिन छुट्टी भी ले लेते, तो मोटा मोटी ऐसा मान के चलिए जिस दिन भी क्लास है हर दिन आना है। जिसका क्लास मिस हो जाएगा उसको बैकअप क्लास रिकॉर्डिंग करना होगा, अंदर रूम में वहां बैठ जाएंगे। हम पहले 2-4 क्लास पढ़ा देते हैं, उसके बाद रिकॉर्डिंग का भी एक टाइम फिक्स कर लेंगे, बिकॉज नहीं तो क्या होता है, बोलता हम इस समय आएगा, बोलता इस समय, तो फिर रूम नहीं है यहाँ। तो इसलिए 3 दिन जो क्लास होता है बैलेंस 3 दिन रिकॉर्डिंग रख लेंगे कि आज का क्लास कल किस समय होगा, उस समय आप आ सकते हैं। तो जो रिकॉर्डिंग का टाइम है वो 2-3 क्लास बाद फिक्स कर लेंगे। नॉर्मली जो लाइव क्लास है वो मंडे वेडनेसडे फ्राइडे जो हम लोग बात की। एक बार थोड़ा सा कॉपी में ये एक बार लिख लेते हैं क्या क्या क्वेश्चंस कैसे आते हैं, नहीं तो लास्ट तक आदमी को पहला क्लास बोलने के बाद भी ये नहीं मालूम रहता पेपर में क्या है, कौन सा करना है। दूसरा, हर टॉपिक माने हर सब्जेक्ट के अंदर कितना टॉपिक्स है, हम लोग कितनी क्लास लगाने वाले हैं, जैसे आपको समझ में आ जाए कि कब कंप्लीट होने वाले। दिस इज कॉल्ड प्लानिंग। प्लानिंग का मतलब हुआ कि अगर आपको नवंबर में एग्जाम देना है और पास होना है तो आज से प्लानिंग चालू है, पहला क्लास से। और प्लानिंग क्या है, जनरली प्लानिंग टोटल नवंबर तक का है, लेकिन हर वीक का एक प्लानिंग कि हम इस वीक में इतना पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीक इतना पढ़ेंगे, तो अपने एक हर वीक का टारगेट रहेगा ना, तो अपने उसको अचीव कर पाएंगे। इसलिए एक प्लान कर रहे हैं कि अपने को पूरा पेपर्स में क्या है, क्या क्या पढ़ना है, फिर अपने F1 चालू करेंगे। लिखते हैं, all the three papers has 3 sections. All the 3 papers has 3 sections. Section A सेक्शन ए 20 मार्क्स, ब्रैकेट में लिख देंगे वैरायटी ऑफ कंपल्सरी ऑब्जेक्टिव टेस्ट क्वेश्चंस। वैरायटी ऑफ कंपल्सरी ऑब्जेक्टिव टेस्ट क्वेश्चंस। वैरायटी ऑफ कंपल्सरी ऑब्जेक्टिव टेस्ट क्वेश्चंस comprising 2 to 4 marks. Comprising 2 to 4 marks. जब हम लोग पेपर्स देखेंगे तो जनरली P1 वाला पेपर में वो लोग क्या करते, वो लोग 2-2 नंबर का मान लो 7 क्वेश्चन दिया, कितना हो गया 14। फिर उसके बाद वो लोग 3-3 नंबर का 2 क्वेश्चन दे देते हैं। वो 3-3 नंबर के अंदर मल्टीपल चॉइस नहीं रहते, वो लिखना है, शॉर्ट में लिखना है उसका आंसर। तो ऐसा नहीं है कि सारा मल्टीपल चॉइस ही होगा, E1 के अंदर पूरा 20 मल्टीपल चॉइस ही रहता है, 10 F1 के अंदर वैसे ही 7 वैसे दिया, 2 3-3 नंबर का दे दिया लिखने के लिए। तो इसलिए लिख रहे हैं 2 से 4 नंबर का। रूल उनका लिखा हुआ है कि एक क्वेश्चन 2 to 4 मार्क्स होगा। मैक्सिमम यू विल गेट मल्टीपल चॉइस 80% करीब, कि एक क्वेश्चन है 4 ऑप्शन दिया हुआ ABCD, यू हैव टू सेलेक्ट द करेक्ट वन। तो यहां पर शॉर्ट क्वेश्चन टाइप है लेकिन सारा कंपल्सरी है, जितना दिया हुआ है 20 का 20 मार्क्स का हम लोग को पूरा सॉल्व करना है। सेक्शन बी 30 मार्क्स। सेक्शन बी 30 मार्क्स, ब्रैकेट में 6 कंपल्सरी शॉर्ट क्वेश्चंस। 6 कंपल्सरी शॉर्ट क्वेश्चंस
each comprising 5 marks. 6 compulsory short questions, each comprising 5 marks. Section C, 2 compulsory, section C 50 marks, section C 50 marks bracket में 2 compulsory questions based on scenarios. 2 compulsory questions based on scenarios. $25 marks each. 25 नंबर का एक क्वेश्चन होता है. 25 के अंदर जनरली 3 क्वेश्चन वो लोग लिखते हैं. ABC, A 10 नंबर, B 10 नंबर, C 5 नंबर. ऐसा उनका जनरली पेपर सेटिंग है. नीचे ये 3 बात अपने को ध्यान रखना है. 100 नंबर का पेपर करना है. चांसेस ऐसा करना चाहिए 50% एक्यूरेसी हमारे में रहे, उससे ज्यादा रहे चलेगा. हर समय घड़ी को ध्यान में रखना है. 1 नंबर के लिए 1.8 मिनट हमको लगाना है. उससे ज्यादा लग रहे हमको उस क्वेश्चन को छोड़कर आगे दूसरा करने लग जाना है. उससे पास होना गारंटी, फेल होने का चांस ही नहीं. फेल होने का सबसे ज्यादा कारण होता है पेपर ही नहीं करके है, पेपर छोड़ दिए. बिकॉज कुछ क्वेश्चन में ज्यादा देर लगा दिए तो दूसरा क्वेश्चन में समय नहीं मिला, जिसमें ज्यादा देर लगाए वो भी रॉन्ग था, वो भी हमने राइट नहीं किया. तो फिर 50 कहां से आएगा? उधर में एवरेज आएगा जो छोड़ा आपने किया ही नहीं. तो अगर आपने 90 नंबर किया 45 ही आएगा. 100 कैसे आएगा? 50 कैसे आएगा? टू पास द एग्जाम, टू पास द एग्जाम, please consider 3 principles. Please consider 3 principles. Complete full paper. पहला प्रिंसिपल है कंप्लीट फुल पेपर ऑफ 100 मार्क्स. 99 भी नहीं, कंप्लीट फुल पेपर ऑफ 100 मार्क्स. Follow for 1 marks 1.8 minutes principle. Follow for 1 marks 1.8 minute principle. Try to maintain 50% accuracy. Try to maintain 50% accuracy in each question. At least 50% accuracy. Try to maintain at least 50% accuracy in each question. Try to maintain at least 50% accuracy in each question. जो अपने को 20 मिनट्स रीडिंग टाइम मिलेगा उसमें मल्टीपल चॉइस वाला पे ध्यान नहीं देना है. उसमें ध्यान देना है सेक्शन बी और सी पे. और साथ में आपका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि कौन सा हमको अच्छे से आता है. ऑर्डर डिसाइड कर ली, पहले हम ये करेंगे बाद में ये करेंगे. तो पहले अच्छा जो आता है वो कर लेंगे, जल्दी से हो जाएगा, समय बचेगा, तो बाद में पूरा पेपर कंप्लीट कर पाएंगे. नीचे टोटल टाइम अलाउड 20 minutes for reading, 20 minutes for reading and 3 hours for writing. 20 minutes for reading and 3 hours for writing. In 20 minutes reading time, in 20 minutes reading time, in 20 minutes reading time, focus on section B and section C. Focus on section B and section C. And highlight important areas. Highlight important areas. मतलब आपने सेक्शन सी में क्वेश्चन पढ़ा फाइनल अकाउंट का, उसमें कोई एडजस्टमेंट आपको लगा डिफिकल्ट है, उसमें क्या करना है आपने वहां सोचा, उसको मार्क कर लिए कि जब मैं करने जाऊंगा इस बात को ध्यान दूंगा, नहीं तो पढ़ने का लाभ नहीं हुआ ना उस समय. तो 20 मिनट्स में हम लोग को ये डिसाइड करना है
कि बी और सी पूरा पढ़ लेना है और साथ में ऑर्डर ऑफ सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स जो सबसे अच्छा आता है, एंड डिसाइड ऑर्डर ऑफ सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स, एंड डिसाइड ऑर्डर ऑफ सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स। ऐसे तो हर आदमी का अपना जजमेंट है, लेकिन सेक्शन सी शुरू में नहीं करना चाहिए, बिकॉज सेक्शन सी लेंदी होगा 25 नंबर का। आप 25 नंबर के लिए अगर 1.5 घंटा लगा दिए गया, वो नॉर्मली हो जाता है, नहीं चाहते हुए भी हो जाता है, बिकॉज 25 नंबर के लिए लगाना है 45 मिनट, आपने 1 घंटा, सवा घंटा, 1.5 घंटा लगा दिया, उस दिन तो फेल है निश्चित। तो इसलिए सेक्शन सी पहले नहीं करना चाहिए, पहले सेक्शन बी, फिर ए, फिर सी। लेकिन यह भी नहीं किसी के लिए समय ही नहीं बचा, बस बी और ए ही करते रहे, तो वैसे भी वो लेंदी है, आपने प्रॉपर टाइम उसके लिए छोड़ा ही नहीं, तो वो ठीक से नहीं होगा। इसलिए टाइम तो उसके लिए रखना ही होगा, लेकिन शुरू में करना अवॉइड। पहले बी करिए, जितना आपको ए आता है मल्टीपल चॉइस वो कर लिए, जो नहीं आता वो सब छोड़ दिए, आगे पहले सेक्शन सी कर लिए, फिर जो नहीं पहले शुरू में बनाए थे उनको अपने सॉल्व कर दिए। पेपर तो करके पूरा आना ही है। द ऑर्डर ऑफ सॉल्विंग द पेपर, the order of solving the paper, section B, section A and section C, section B, section A and section C। मान लो हम एग्जाम में बैठा, सेक्शन सी में एक क्वेश्चन है जो हमारे लिए ही बना है, हमको दिख गया ये तो एकदम लॉलीपॉप है, ये मेरे को एकदम अच्छे से आता है, तो नियम को तोड़ के फिर सेक्शन सी कर लेना है। जब आपको लग रहा है कि उसके अंदर सारा पोर्शन कुछ गड़बड़ है ही नहीं, तो आपको फटाक से 25 नंबर मिल जाएगा, तो आप वो कर लीजिए। दैट इज थोड़ा बहुत चेंजेस हो सकता है, बट जनरल थंब रूल यही रहेगा कि सी हम लास्ट में करेंगे, समय प्रॉपर बचा के रखेंगे जिससे कि हम उसको अच्छे से कर पाए। अब आते हैं सिलेबस। सिलेबस पहले पेपर F1, सिलेबस पेपर F1, सिलेबस पेपर F1। एग्जाम में F1 में पास होने वाले स्टूडेंट सबसे ज्यादा होते हैं, मतलब परसेंटेज ऑफ पासिंग F1 के अंदर कभी कभी 40% भी है। 100 स्टूडेंट ने एग्जाम दिया, 40 पास हुए। दिस इज द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ पासिंग फ्रॉम द इंस्टीट्यूट इन F1। डोंट नो व्हाई, बट एक्यूरेसी लेवल स्टूडेंट का हाई होता है। यहां पर भी जो लोग नंबर ज्यादा लाते हैं सबसे ज्यादा F1 में ही आते हैं। मतलब इस बार एक जन का F1 में 89 मार्क्स है, तो F1 में नंबर भी सबसे ज्यादा आते हैं। तो इसलिए F1 ऐसे बोले तो सिंपल है, लेकिन जब पढ़ते हैं सबसे ज्यादा समय F1 में लगते हैं, बिकॉज एरिया बहुत वास्ट है, इसलिए अलग। और थोड़ा सा हम लोग को फायदा ये हो जाता है कि हम थोड़ा बहुत P1 को CA वालों के साथ करा देते हैं, तो इसलिए भी टाइम का पता नहीं चलता है कि वो प्रॉपर हो गया, क्योंकि उसको हम लोग CA इंटर या फाइनल में आके भी बहुत सारा करते रहते हैं। तो अगर उन टाइम को ले तो P1 और ज्यादा वास्ट हो गया, लेकिन अपने P1 का जो एक्स्ट्रा अलग से क्लास करते हैं वो लगता है F1 से कम है। लेकिन F1 इज सिंपल टू स्कोर मार्क्स एंड टू पास। F1 के अंदर मैंने बोला 3 पोर्शन है। पहला पोर्शन है बेसिक अकाउंटिंग, IFRS वगैरह मिला के, डिफरेंट IFRS है 60%, दूसरा टैक्सेशन 25% और तीसरा थ्योरेटिकल पोर्शन 15%। हम लोग पढ़ने वाले भी इसी ऑर्डर में, पहले 60% पोर्शन कंप्लीट करेंगे, फिर उसके बाद टैक्सेशन वाला 25%, फिर उसके बाद 15% वाला पोर्शन। जो 60% वाला पोर्शन कंप्लीट करेंगे, मान लो टोटल हम लोग अक्टूबर तक हम लोग बोले हैं कि सिलेबस खत्म करना है, तो अक्टूबर 10 तारीख तक 60% ही होते रहेगा। आपको मन में लगेगा क्या कर रहे हैं सर, 40% अभी बाकी है। फिर एक क्लास 1.5 क्लास पढ़ेंगे, 25% टैक्सेशन खत्म, वो 1.5 क्लास का ही है। फिर एक क्लास 15% थ्योरी वाला पढ़ेंगे, खत्म। यानी कि है वो 40%, बट उसमें क्लासेस 3 क्लास करीब लगना है, यानी कि सारा क्लास 60% को कंप्लीट करने में ही लगना है। तो डोंट गेट अफ्रेड कि हम 60% ही पढ़ाए जा रहे हैं, हम 40 पे सोच ही नहीं रहे। हमको भी पता है कि वो कंप्लीट करना है, अच्छे से बढ़िया से ही कंप्लीट होगा, लेकिन ज्यादा समय 60% पे लगना है। ठीक है, देखिए F1 के अंदर 60% पोर्शन बिलोंग्स टू 60% portion belongs to different types of IFRS and IAS. 60% belongs to different types of IFRS and IAS.
It includes preparation of financial statement. It includes preparation of financial statement. And it includes consolidated financial statement. And it includes consolidated financial statement. जो अपना सिलेबस वाला बुक है, उस बुक के अंदर, इस पोर्शन के अंदर आता है, ब्रैकेट में लिख दीजिए, दिस कवर्स चैप्टर 4, चैप्टर 5, चैप्टर 6, चैप्टर 4, चैप्टर 5, चैप्टर 6, चैप्टर 7, और उसके बाद नीचे चैप्टर 12 टू 19, चैप्टर 4 से लेकर 7 तक और चैप्टर 12 टू 19, और टोटल 19 चैप्टर है, तो 12 टू 19 हो गया 8, और 4 से 7 हो गया 4, और 8 और 4 12 टॉपिक्स इसके अंदर है। 60% में 12 टॉपिक पढ़ने हैं, 19 में से 12, बैलेंस 7 बच गया। 7 में पहला तो ऐसे ही वर्ब है, 8 बचा, माने 6 बचा, 6 के अंदर एक टैक्सेशन है, 4 उधर है। दूसरा 25% पोर्शन, 25% portion includes taxation. 25% portion includes taxation. That is chapter 2. Chapter 2. एक अकेला चैप्टर है 25 नंबर का। फिर उसके बाद 15% portion covers. 15% portion covers regulatory framework and ethics. Regulatory framework and ethics. इसके अंदर है चैप्टर 8 टू 11, 8, 9, 10, 11, राउंड अबाउट 30 पेजेस का ये चारों चैप्टर है, चैप्टर 8 टू 11, ठीक है। जो पहला सेक्शन ए है, मान लो हम लोग अगर आज क्लास चालू कर रहे हैं तो जुलाई में 15 दिन है, अगस्त में, सितंबर और अक्टूबर, 3.5 महीना है। हर वीक हम लोग एक क्लास मान लो F1 का अगर करते हैं, कोई टाइम पे हम फ्राइडे को भी करेगा, अगर हर वीक एक क्लास करके करते हैं, देन यू टेक इनटू अकाउंट की 12 इधर और यहां 2, अप्रोक्सीमेटली 15 क्लास होगा। 15 क्लास में अपना टारगेट होगा, 1-2 एक्स्ट्रा पकड़ लीजिए, समझ लीजिए 17 क्लासेस करीब होगा। 17 में से सेक्शन ए को कंप्लीट करने में 12-13 क्लास जाने वाले हैं। फिर उसके बाद सेक्शन बी को कंप्लीट करने में 1 to 1.5 और सेक्शन सी को कंप्लीट करने में 1 क्लास। इस तरह से टोटल में क्लास लगने वाले हैं, यानी कि ज्यादातर क्लास अपना सेक्शन ए में ही लगेगा और उसका नॉलेज काम आएगा सेक्शन सी में। जब सी का थ्योरी डिस्कस करेंगे तो ए जितना अच्छा से पढ़े वहां काम आएगा, हाँ बी में काम नहीं आएगा। बी जनरल एंड टैक्सेशन क्या होता है। दूसरा P1, दूसरा सब्जेक्ट P1। P1 के अंदर पास परसेंटेज F1 से कम होता है। इस बार P1 के अंदर पास परसेंटेज सबसे लीस्ट है, सबसे खराब है। जनरली E1 में सबसे कम पास होता है, लेकिन P1 में इस बार सबसे कम पास हुए हैं। P1, P2, P3, जिसको हम लोग बोल सकते हैं पेपर है कॉस्ट एंड FM। इसके अंदर कॉस्टिंग और FM इंक्लूडेड है। पहला पोर्शन है 30% कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम। 30% कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम, जिसके अंदर टॉपिक्स है मार्जिनल, स्टैंडर्ड, ABC, ये सब टॉपिक्स है। इसके अंदर कौन कौन सा चैप्टर कवर्ड है? चैप्टर 2 से लेकर चैप्टर 8, चैप्टर 2 टू चैप्टर 8। इस पे ध्यान रखेंगे, जब मैनेजमेंट लेवल का क्लास में लूंगा तो 2-3 क्लास में उसमें आना पड़ेगा, बिकॉज उसमें एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग पढ़ते हैं। वो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग उन लोग को भी पढ़ाना है, आपकी भी होता है, और स्ट्रेटेजिक लेवल में भी आता है, सब जगह आते रहता है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। तो वो उन लोग के साथ पढ़ेंगे, वो नेक्स्ट वीक में ही क्लास होगा। उस दिन एक दिन 6:30 बजे आना पड़ेगा सुबह। हाँ, और के साथ सुबह ही तो बोल रहे हैं। वो केवल 1 या 2 दिन, 1 या 2 क्लास शुरू में जो उन लोग के साथ एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग पढ़ेंगे बस में, ठीक है। दैट इज 30% पोर्शन। फिर उसके बाद दूसरा 10%
10% forecasting and budgeting. Forecasting and budgeting. Forecasting and budgeting. This cover chapter 9 and 10. Chapter 9 and 10. चैप्टर 9 में बजटिंग है, चैप्टर 10 में फोरकास्टिंग है. फोरकास्टिंग हम लोग अलग से पढ़ेंगे, एक क्लास लगता है फोरकास्टिंग पढ़ाने में. 1 क्लास 2.5 आवर कंप्लीट हो जाता है. फिर उसके बाद तीसरा पोर्शन है प्रोजेक्ट अप्रेजल. प्रोजेक्ट अप्रेजल 25%. 25% प्रोजेक्ट अप्रेजल. 25% प्रोजेक्ट अप्रेजल. इसके अंदर दो टॉपिक है, चैप्टर 12 एंड 13. दो टॉपिक है, चैप्टर 12 एंड 13. चैप्टर 12 एंड 13. इसके अंदर जो सीबीए में बेसिक्स पढ़े थे, एनपीबी आईआरआर, उसी को यहां डिटेल में डाला गया. वहां खाली मेथड का नाम पढ़ लिए थे, यहां उसका डिटेल इलास्ट्रेशंस. और 25 नंबर का क्वेश्चन इससे आता ही. मतलब जो 25 मार्क्स का दो क्वेश्चन होता है, एक क्वेश्चन यही वाला रहता है, इन्वेस्टमेंट अप्रेजल. फिर है चौथा पोर्शन है डीलिंग विथ रिस्क एंड अनसर्टेनिटी. 15%. 15% डीलिंग विथ रिस्क एंड अनसर्टेनिटी. 15% डीलिंग विथ रिस्क एंड अनसर्टेनिटी. ये एक ही टॉपिक है, चैप्टर 11. 2 क्लास करीब लगता है पढ़ने में. 2 क्लासेस लगेगा चैप्टर 11 को पढ़ने में. और फिर है लास्ट है 20% शॉर्ट टर्म फाइनेंस. 20% शॉर्ट टर्म फाइनेंस, वो है चैप्टर 14 से लेकर 18 तक. चैप्टर 14 टू 18. इसमें हम लोग को 4 क्लास करीब लगते हैं. चैप्टर 14 टू 18 विल टेक 4 क्लासेस. मतलब प्रिंसिपली क्या होता है, P1 में मैं बोल रहा हूं, जो 30% पोर्शन है वो सीए वालों के साथ करते, वो दूसरे बैचेस में मैंने आके कंप्लीट हो जाता. फिर आया जो 10% पोर्शन बजटिंग, और उसके अंदर एक क्लास लगता है. फिर उसके बाद रिस्क एंड अनसर्टेनिटी मैंने बोला 2 क्लास, 1 2 3. इन्वेस्टमेंट अप्रेजल मोटा मोटी 4 क्लास, 3 4 7. और नीचे लास्ट वाला शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग 4 क्लास, 8 क्लास. 2 एक्स्ट्रा पकड़ लेते हैं, 10 क्लास. 10 क्लास अपने पढ़ेंगे तो अपना ये P1 सीए वालों के अलावा जो एक्स्ट्रा पढ़ना है वो कंप्लीट हो जाएगा. और सीए के क्लासेस में अप्रोक्सीमेटली आपको मान लीजिए, अगर इसका पूरा 30% बात करें, सीए फाइनल के साथ आना पड़ेगा अप्रोक्सीमेटली 8 क्लास, 3 घंटा करके 24 घंटा, 24 आवर. उसके अलावा जो मैनेजमेंट लेवल के साथ 2 क्लास बोल रहा हूं वो आना पड़ेगा. और सीए इंटर के साथ अगर आप सभी क्लासेस करोगे आपका ही फायदा होगा. दैट इज नॉट डायरेक्ट 1-to-1 कोरिलेशन, बट जो सीबीए लेवल में ठीक से नहीं पढ़े अगर, तो वो यहां पर पोर्शन कवर करना है. तो सीए इंटर का सारा क्लास करना है. तो नॉर्मली जो लोग भी अभी ज्वाइन किए, सीए इंटर बैच में आना है. मैं टाइमिंग बता दूंगा कि सीए इंटर बैच में हर दिन आना है. जब आप 8:30 से 10:30 क्लास करते, 11:45 तक मैं छोड़ूंगा, 11:15 बजे सीए क्लास है, तो 11:15 बजे उसमें बैठे रहेंगे, 11:15 से 1:15. ये मेरा एडवाइस है. अगर आपको पूरा सीमा कंप्लीट करना है तो वो क्लास आप करिए, अपना बेसिक्स इंप्रूव करिए. डोंट कंसीडर कि वो सिलेबस में है कि नहीं, बट डू एवरीथिंग. वो सारा आप करेंगे तो आपको लास्ट तक फायदा रहेगा. ठीक है. अब आते हैं E1. E1 E1 के अंदर 20% करके 5 एरिया. पहला 20% ग्लोबल बिजनेस एनवायरनमेंट. ग्लोबल बिजनेस एनवायरनमेंट. ग्लोबल बिजनेस एनवायरनमेंट अप्रोक्सीमेटली 3 क्लास. 2 टॉपिक है इसके अंदर, चैप्टर 2 एंड 3. चैप्टर 2 एंड 3. फिर उसके बाद है दूसरा 20% एरिया है इंफॉर्मेशन सिस्टम. इंफॉर्मेशन सिस्टम 20% इंफॉर्मेशन सिस्टम, मतलब आईटी वगैरह. ये जो आईटी वगैरह है, यहां से बेस अगर प्रॉपर करेंगे, मैनेजमेंट लेवल में फिर है, स्ट्रैटेजिक लेवल में फिर है, हर एग्जाम्स में क्वेश्चन आता है, तो जितना आपका बेस सुंदर होगा उससे आपको और मजा आएगा आगे इंफॉर्मेशन सिस्टम को बढ़िया से डील करने में. जब मैं स्ट्रैटेजिक लेवल पढ़ाता हूं, मान लो कोई सीए किया, तो उसने तो ऑपरेशनल मैनेजमेंट दोनों पढ़ा ही नहीं, आईटी उसको आता ही नहीं है, तो उसको ये सब क्लास कराना पड़ता है आप वाला,
कि भाई तुम पहले वाला पढ़ो, तब तो होएगा ना। तो इसलिए इंफॉर्मेशन सिस्टम को अच्छे से डील करेंगे, जिससे कि आगे आपका सुविधा रहे पूरा सीमा पास करने में। तो ये 20% पोर्शन है। दिस कवर चैप्टर 4 एंड 5, 2 चैप्टर है, चैप्टर 4 एंड चैप्टर 5। ये हम लोग पढ़ेंगे सबसे एंड में। सारा पोर्शन पढ़ने के बाद एकदम एंड में हम लोग 4 और 5 पढ़ते हैं। फिर उसके बाद तीसरा पोर्शन 20% ऑपरेशंस मैनेजमेंट। ऑपरेशंस मैनेजमेंट, ऑपरेशंस मैनेजमेंट के अंदर है चैप्टर 6 और चैप्टर 7 और 8 भी। 6, 7, 8 तीन टॉपिक है। 6, 7, 8 सबसे पहले हम लोग स्टार्टिंग E1 में इसी से करते हैं। 6, 7, 8 तीनों ही पढ़ाता हूं पहले। दिस विल टेक अप्रोक्सीमेटली 2 to 2.5 क्लास, 6, 7, 8 तीनों टॉपिक कंप्लीट करने में। फिर है चौथा पोर्शन है 20% मार्केटिंग। मार्केटिंग पढ़ने में सबसे ज्यादा मजा आता है, बिकॉज लगता है सब तो हम जानता ही है, बट उस टेक्निक खाली जानना है, मोटा मोटी अपने को मन में पता है मार्केटिंग क्या है। यू विल एंजॉय स्टडिंग मार्केटिंग। तो मार्केटिंग का चैप्टर है चैप्टर 9 और 10, चैप्टर 9 और 10 और 11 भी, 9, 10, 11, 9, 10, 11 तीन टॉपिक है। और लास्ट में है 20% ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, दिस कवर्स चैप्टर 12 एंड चैप्टर 13। चैप्टर 12 एंड चैप्टर 13 ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ये जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है, इसमें अलग अलग इकोनॉमिस्ट लोग का नाम लिख करके थ्योरी लिखा हुआ है। जनरल पोर्शन थोड़ा ठीक है, लेकिन बहुत ज्यादा माथा खराबी है। इतना लोगों का नाम लिख दिया है, ये वो बोला, ये ऐसे बोला, वो ऐसे बोला, याद ही नहीं रह पाता। तो मगिंग अब बहुत ज्यादा है। ह्यूमन रिसोर्स वाला में बहुत ज्यादा लर्न करना है, याद बहुत करना पड़ेगा। दूसरे टॉपिक्स में याद नहीं करना है, लेकिन यहां ह्यूमन रिसोर्स में अलग अलग इकोनॉमिक्स का थ्योरी लिख दिए, तो वो अलग अलग इकोनॉमिक्स का थ्योरी मेमोरी में रखने में तकलीफ होता है, तो मल्टीपल चॉइस में बहुत देता है। तो अगर मेरे को नहीं याद है कि क्या बोला था, एग्जाम में रॉन्ग हो जाएगा। और ह्यूमन रिसोर्सेज 25 मार्क्स में भी बहुत क्वेश्चन देता है, 25 नंबर में। इससे बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है, लेकिन मगिंग अब बहुत ज्यादा है, थोड़ा बोरियत लगेगा पढ़ने के टाइम पे एरिया। इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट, सॉरी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। हम लोग अभी चालू कर रहे हैं F1, ठीक है।